हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज अपन रिदम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ये कौन सी रिदम है जो ईसीजी में अपन को शो हो रही है। जैसे अपन जो पहली ईसीजी अपन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल साइनस रिदम है। अपन ने कैसे कहा कि नॉर्मल साइनस रिदम है? ये नॉर्मल साइनस रिदम इसलिए कहा क्योंकि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव आ रही है। सारी पी वेव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की है। सारे क्यूआरएस जो हैं वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, दैट इज नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, कोई वाइड कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस नहीं है, नैरो कॉम्प्लेक्स है। ये दो स्मॉल स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। पीवीएम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की है। ये सारे क्यूआरएस इक्वली स्पेस्ड हैं अराउंड, ये कितने स्पेस है, अराउंड फोर, टू बिग स्क्वायर्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मल ईसीजी के फोर बिग स्क्वायर्स होते हैं। मतलब 300 डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज 75 बीट्स पर मिनट। तो ये नॉर्मल साइनस रिदम है। नेक्स्ट ईसीजी अपन देखते हैं। ये ईसीजी भी दिखने पे साइनस रिदम जैसी लग रही है। ये क्यूआरएस से पहले पीवे आ रही है, इस क्यूआरएस से पहले पीवे आ रही है, सब क्यूआरएस से पहले पीवे आ रही है। सारे क्यूआरएस नैरो कॉम्प्लेक्स है और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है। लेकिन ये जो आर इंटरवल है यहाँ पे चेंज हो गई। ये आर इंटरवल, ये आर इंटरवल सेम है, बट यहाँ पे थोड़ी ये इक्वल स्पेस नहीं है, ये थोड़ा वाइड आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? अगर नॉर्मल साइनस रिदम है, अगर साइनस रिदम होती तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था, अराउंड इस जगह पे, बट ये यहाँ पे आ रही है। ऐसा इसलिए है, इसको अपन बोलते हैं साइनस अरिथमिया। जो अपना ऐसा नोड है उसकी जो फायरिंग रेट है वो वेरी करती है। वो इंक्रीज हो जाती है अपने इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में डिक्रीज हो जाती है। तो इस जो रेस्पिरेटरी वेरिएशन आता है ऐसे नोड की फायरिंग रेट में, और उसकी वजह से जो ईसीजी में चेंजेस आते हैं, इसको अपन बोलते हैं साइनस अरिथमिया। इसी को अपन साइनस अरिथमिया बोलते हैं। साइनस अरिथमिया कैसे कहा अपन, दोबारा देखते हैं एक बार अपन। सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो हैं, सबके पीछे एक पीवेव आ रही है। ये पीवेव और ये पीवेव दोनों सेम मॉर्फोलॉजी की है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। तो ये भी ऐसे नोड से ओरिजिनेट हुई है, बस डिफरेंस पी आर इंटरवल भी दोनों का सेम है, आई मीन सबका सेम है। बट यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि जो ऐसे नोड की फायरिंग रेट यहाँ की वो यहाँ आनी चाहिए थी, बट यहाँ ना आके वो यहाँ आई, थोड़ा सा डिले है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड का जो फायरिंग है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के साथ इंक्रीज हो जाता है, एक्सप्रेशन के साथ डिक्रीज हो जाता है। बट साइनस अरिथमिया बिल्कुल बेनाइन होता है, इसमें कोई अपन को एक्शन नहीं लेना, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ईसीजी अपन देखते हैं। नेक्स्ट ईसीजी है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने पहले से ये जो बीट है हाईलाइट कर रखी है। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि ये बीट जो है अगर अपन देखेंगे तो इनमें ये डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे, बट ये बीट पहले आ रही थोड़ी सी। लेकिन ये नैरो कॉम्प्लेक्स है, इसमें पी वेव भी आ रही है, बट ये थोड़ा सा पहले है। जो बीट यहाँ आनी चाहिए थी वो पहले आ गई बीट। तो एक्चुअली क्या है, ये एक प्री मैच्योर बीट है। पहला क्लू तो अपने को ये मिल गया, ये एक प्री मैच्योर बीट है। अगर अपन देखें तो ये नैरो कॉम्प्लेक्स है या वाइड कॉम्प्लेक्स है? ये है नैरो कॉम्प्लेक्स। 1.5 स्मॉल स्क्वायर्स कवर कर रही है ये, नैरो कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये एट्रियल या फिर अपन बोल सकते हैं वेंट्रिकल रिदम नहीं है, ऊपर से आई, वेंट्रिकल के ऊपर से आई, क्योंकि वेंट्रिकल रिदम वाइड कॉम्प्लेक्सेस होती है। तो ये एक एट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अब अगर अपन कहें तो ये एट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी पीवे भी आ रही है। इसकी पीवे मॉर्फोलॉजी सेम हो सकती है एस बाकी जो अपने ऐसे नोड वाली पीवे है उनसे, या थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे नोड के फायर करने से पहले ही कोई एट्रियल फोकस ने फायर कर दिया, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है। सो दिस इज नॉन एज द प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, PAC और APC। दोबारा देखते हैं अपन ने कैसे कहा इसको PAC। अपन ने इस पूरी सीजी में देखा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये पहले आ रखा है। वैसे तो दिखने में तो ये नॉर्मल साइनस रिदम जैसी लग रही है, अगर अपन ज़्यादा ध्यान भी देंगे, लेकिन अपन ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस है ये कवर नहीं हुआ, ये पहले आ गई रिदम। तो दिस इज प्री मेच्योर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये नैरो है तो ये एट्रियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सो दिस इज प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, PAC है ये। अब PAC खास बात क्या होती है, PAC जो होता है वो नॉन कंपनसेटरी जो पॉज वो फॉलो करता है। नॉन कंपनसेटरी पॉज क्या होता है, जब ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, तो नॉर्मल जो पीपी इंटरवल था वो ये पीपी इंटरवल था। इस पीपी इंटरवल के अकॉर्डिंग पी वेव यहाँ पे आनी चाहिए थी, इस जगह पे, लेकिन ये आ रही है यहाँ पे।
फिर दूसरी पी वेव कहाँ आनी चाहिए थी, अगर ऐसे नोड यहाँ फायर करता तो अगर ऐसे नोड ने यहाँ फायर नहीं किया, यहाँ एट्रियल फोकस ने फायर कर भी दिया और पहले आ गई, तो भी अगला जो ऐसे नोड का जो फायरिंग जो फायर करता तो जो पी वेव बनती वो कहाँ बननी चाहिए थी, वो यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन इस बार भी पी वेव पहले आ गई। तो एक्चुअली इस एट्रियल फोकस ने क्या किया, इस एट्रियल फोकस ने एक प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किया और अब पूरा ऐसे नोड रीसेट हो गया। अब सारे जो कॉम्प्लेक्सेस वो थोड़े से पहले आ रहे हैं, लेकिन रेगुलर आ रहे हैं, वही ऐसे नोड के पेस पे ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले आ रहे हैं। तो ये था नॉन कंपनसेटरी पॉज। ये ये कौन सा रिदम है, ये साइनस रिदम चल रही थी, यहाँ साइनस रिदम थी, यहाँ पे अचानक टैकीकार्डिया हुआ, ये कॉम्प्लेक्सेस जल्दी जल्दी आ गए, पास पास आ गए। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ये प्रीमेच्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो ये कॉम्प्लेक्स अगला कॉम्प्लेक्स यहाँ आना चाहिए था, इतनी दूरी का आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आया, ये पहले आ गया। नैरो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पी भी साथ में आ रही है, तो ये क्या था, एक अपना प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स था। अब अपन देख रहे हैं पूरी सीजी में बाकी कॉम्प्लेक्सेस भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ये और सब सेम आ रहे हैं, सबकी पी वेव अलग अलग है। अब इसमें खास बात क्या है, सबका टी वेव भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये टैकीकार्डिया इंड्यूस चेंजेस है, और ये कॉम्प्लेक्स भी क्या प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि ये एक्टोपिक फोकस से जनरेट हुआ था और ये टैकीकार्डिया हो रहा है, सो दिस इज व्हाट एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया। एक्टोपिक एट्रियल टैकी। नेक्स्ट ईसीजी देख रहे हैं अपन, ये इसी ईसीजी में क्या दिख रहा है अपन को कि ये एक इरेगुलरली रेगुलर रिदम है, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल है, फिर यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ कम हो गया। बहुत ही इरेगुलर सा रिदम है, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम है। अगर अपन ओवर द टाइम देखेंगे तो अपन को याद हो जाएगा कि इरेगुलरली इरेगुलर रिदम के दो कारण होते हैं, एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और दूसरा जो ईसीजी का डायग्नोसिस है। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम है, बट इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पी वेव आ रही है, जैसे ये आ रही है, ये वाली आ रही है। सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नैरो हैं, एक जैसे हैं, लेकिन पी वेव अलग अलग है। ये पी वेव अलग है, ये वाली अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये वाली अलग है। तो मोर देन 3 मॉर्फोलॉजीज की यहाँ पे पी वेव आ रही है, ठीक है। और ओवरऑल देखेंगे तो अपन को टैकीकार्डिया मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इरेगुलर इरेगुलर हो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन और पूरे 30 स्मॉल बॉक्सेस कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 30 बिग बॉक्सेस इस तरीके से, और उसमें जितने अपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। ये जो अपने 30 स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर रहे हैं, ये 30 स्मॉल बॉक्सेस, ये 30 स्मॉल बॉक्सेस का मतलब है इसी में 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स में 12 कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, तो 60 सेकेंड्स में आएंगे 120 कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज 120 बीट्स पर मिनट। तो ये क्या है, टैकीकार्डिया हो रहा है। लेकिन एट्रिया जो अलग अलग मॉर्फोलॉजीज पी की अलग अलग है, सबका पी आर इंटरवल स्लाइटली डिफर कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे नोट से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ये अलग अलग एट्रियल फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, मैट। ये कहाँ मिलेगा अपन को, बैकग्राउंड पिक्चर है, ये पेशेंट जो है वो सीओपीडी का था, तो क्लिनिकल पिक्चर ये सीओपीडी वाले पेशेंट में ज़्यादा मिलता है अपन को, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस वाले मिल जाता है अपन को। मल्टीपल एट्रियल टैकीकार्डिया, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, सॉरी, दिस इज मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। मल्टीफोकल, बहुत सारे फोकस है, एट्रियल फोकस, एट्रियल टैकीकार्डिया। अब ये इसी देखो, इसी चीज में ये सारे कॉम्प्लेक्स एक जैसे हैं, ये वाला नहीं है, ये अलग है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या अलग है, इससे पहले पी वेव नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स तो नैरो है लेकिन इसमें पी वेव नहीं आ रही, पी वेव एब्सेंट है इसमें। ये कॉम्प्लेक्स जनरली ये डिस्टेंस थी, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, इस जगह आना चाहिए था ये कॉम्प्लेक्स, बट ये कॉम्प्लेक्स पहले आ गया। सो ये क्या है, प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्स है, प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्स है। प्री मैच्योर कॉम्प्लेक्स पी वेव नहीं है यहाँ पे और पहले आ रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर ये नैरो कॉम्प्लेक्स है, प्रीमेच्योर नैरो कॉम्प्लेक्स है। अगर ये वाइड होता तो अपन बोल सकते थे वेंट्रिकल ओरिजिन का है, बट ये तो एक ऊपर मतलब वेंट्रिकल से ऊपर ओरिजिन का है। लेकिन यहाँ पी वेव नहीं आ रही, पी वेव नहीं आ रही मतलब एट्रियल स्टिमुलेशन नहीं हुआ है, पी वेव एब्सेंस का मतलब है एट्रियल स्टिमुलेशन नहीं हुआ है,
ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जंक्शन से ओरिजिनेट हो रहा है, ए बी नोड से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जंक्शनल रिदम है, ये है प्री मैच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, PJC, प्री मैच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इस कॉम्प्लेक्स में अपन देखेंगे कि मतलब इस रिदम में अपन देखेंगे कि ये सारे QRS और सब में PV आ रही है, बट इसमें नहीं आ रही। जो नॉर्मल पेसिंग हो रही थी ऐसे नोट की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आना चाहिए था। अपन डिस्टेंस में लेंगे तो इस जगह आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसे नोड ने फायर नहीं किया, तो इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना। उसके बाद एट्रिया की बारी थी, अगला पेसमेकर एट्रिया था, बट एट्रिया ने फायर नहीं किया, तो उसके बाद किसने टेक ओवर किया इसको? 31 टाइम के बाद इसको एक जंक्शनल पेसमेकर मिला, एक जंक्शनल फोकस मिला, जिसकी वजह से ये एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आया। लेकिन क्योंकि ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स पहले नहीं आ रहा, इसलिए अपन इसको प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि पीवेव नहीं आ रही, इसलिए एक प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं हो सकता, ना कि कोई एक्टोपिक एट्रियल बीट हो सकती है। ये आ रहा है अपने कुछ टाइम के बाद आ रहा है, तो ये अपनी एस्केप जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, एस्केप जंक्शनल रिदम है अपनी, क्योंकि ऐसे नोड ने फायर नहीं किया, एट्रियल ने फायर नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद जंक्शन ने एज अ पेसमेकर काम किया और यहाँ पे एक बीट अपने को मिली, तो ये अपनी एस्केप जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है। ये रिदम, ये ECG अपन को कहाँ देखने में मिलती है? इस तरह की ECG, इस तरह की ECG अपन को देखने को मिलती है जनरली जब पेशेंट या तो CPR के बाद या CPR होने वाला हो, मतलब पेशेंट बिल्कुल जाने वाला होता है, कोलैप्स होने वाला होता है। ऐसा क्यों? रेडी होने लग जाता है पेशेंट को, और फिर पेशेंट धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स दूर होते जाते हैं, और पेशेंट या तो वेंट्रिकुलर रिदम में चला जाता है या सीधे सिस्टोल में चला जाता है, फ्लैट लाइन आ जाती है सीधी पेशेंट, कुछ नहीं, ECG बिल्कुल स्ट्रेट या फ्लैट लाइन आ जाती है। ये कौन सा ECG है? अगर अपन इसमें देखें तो जो रेट है वो कितनी है, 1 2 3 बड़े स्क्वायर्स आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल ECG के 6 बड़े स्क्वायर्स, जो नॉर्मल ECG वाला पेपर होता था उसके 6 बड़े स्क्वायर्स, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 6, अराउंड 40 बीट्स पर मिनट। दैट इज ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ये तो कौन सा साइनस ब्रेडिकार्डिया है क्या? नहीं, साइनस ब्रेडिकार्डिया नहीं, क्योंकि इसके पहले पीवेव नहीं आ रही है, यहाँ कोई पीवेव नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अराउंड 2 स्मॉल बॉक्सेस है, ये नैरो कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कहाँ से आ रहा है? एटीएस से तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पीवेव नहीं है, वेंट्रिकल से नहीं आ सकता क्योंकि ये ब्रॉड नहीं है, तो ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है अपना, जो अपन अभी ऊपर पढ़ रहे थे, ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, ये जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ये कौन सी रिदम है जो भी अपन ने ऊपर पढ़ी थी कि अगर कोई सा पेसमेकर काम नहीं करे तो कौन सा काम करता है? जंक्शन काम करता है। अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, एट्रिया काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जंक्शन के लिए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जंक्शनल रिदम है, ये एस्केप जंक्शनल रिदम, ये है अपनी एस्केप जंक्शनल रिदम और सिंपली जंक्शनल रिदम। जंक्शनल रिदम हमेशा कितनी रेट फायर करती है? जंक्शनल रिदम फायर करती है अराउंड 60 से कम पे फायर करती है। इसको देखें, ये कैसा है? ये भी साइनस तो नहीं है, कोई पीवी नहीं आ रही यहाँ पे, नैरो कॉम्प्लेक्स है, और रेट है इसकी अराउंड 2 बिग बॉक्सेस। को थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 बिग बॉक्सेस के अराउंड आएंगे। 2 बिग बॉक्सेस मतलब नॉर्मल ECG की 4 बिग बॉक्सेस, तो 300 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 75 बीट्स पर मिनट। बट जंक्शन रिदम तो 60 के नीचे चलता है। जंक्शन का जो पेसिंग रिदम है, जितना स्पीड है वो तो 40-50 बीट्स पर मिनट जनरेट कर सकता है, ये तो आ रही है 75 बीट्स पर मिनट, बट ये साइनस नहीं है, तो एक्चुअली ये क्या है? एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम है। ये भी अपन को आफ्टर CPR देखने को मिलती है, एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम, एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम। अगर अपन इसी ECG की वजह से देखिए कि ये ECG पास आ रही है, इस कॉम्प्लेक्सेस ऐसे आ रहे हैं, मैंने टी वेव जानबूझ के नहीं बनाई इसमें, ये कॉम्प्लेक्सेस इतने पास आ रहे हैं, लेकिन सारे नैरो कॉम्प्लेक्सेस है, किसी में पी वेव नहीं है, सिर्फ टी वेव यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या होगा? अब इसमें रेट मैं कह रहा हूँ कि रेट 110 पर मिनट पे आ रहे हैं, सेम कॉम्प्लेक्सेस 110 पर मिनट पे आ रहे हैं, सेम कॉम्प्लेक्सेस 110 पर मिनट पे आ रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे जंक्शनल टैकीकार्डिया, जंक्शनल टैकी। तो एक अपन सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले अपन ने पढ़ा कि नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं नैरो, उनके सबके पीछे एक एक पीवे वाली है, पीवे सब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की है, सो दिस इज व्हाट नॉर्मल साइनस रिदम, और सब इक्वली स्पेस्ड हैं। फिर अपन ने कहा इसी नॉर्मल साइनस रिदम में अगर कोई एक या दो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं पूरी ECG में नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, या तो पहले आ रहे हैं या थोड़ा बाद में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपना
साइनस एरिथमिया हो गया, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी वेरिएशन है, बेनाइन है, क्योंकि जो अपना ऐसे नोड का फंक्शन है वो रेस्पिरेशन के साथ वेरी करता है, इंस्पिरेशन का इंक्रीज हो जाता है, एक्सपिरेशन के साथ डिक्रीज हो जाता है फायरिंग रेट, तो दिस इज साइनस एरिथमिया। फिर अपन ने दूसरा ये पढ़ा कि ये जो रिदम पहले आ रही है ऐसे नोड के फायर करने से पहले, नैरो कॉम्प्लेक्स है अपने साथ एक पीवेव लेके आ रही है जो कि सेम मॉर्फोलॉजी कर सकती है, अलग मॉर्फोलॉजी कर सकती है, वो अपना हो गया प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, एपीसी और पीएसी। फिर अपन ने पढ़ा अगर एक पीएसी रैपिडली फायर करने लग जाए, वो एट्रियल फोकस एक बीट की तरह बहुत सारी रेगुलर्स की बीट्स आने लग जाए, तो ये अपना हो जाएगा एक्ट्रोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया। ये नॉन सस्टेन्ड होता है और शॉर्टली देखने को मिलता है। उसके बाद अपन ने देखा कि ये अगर एक्ट्रोपिक फोकस एक से ज़्यादा हो तो ये क्या करेंगे, अपना अपना फोकस बार बार फायर करते रहेंगे। इस तरीके से अपन को मोर देन 3 मॉर्फोलॉजीज ऑफ पीवीएम मिलेंगी विद डिफरिंग पीयर इंटरवल्स एंड इरेगुलरली इरेगुलर। दिस इज मेट मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। फिर अपन ने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जो ऐसे नोड की फायरिंग से पहले आ गया बट यहाँ पीवीएम नहीं आ रही है और नैरो कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये है अपना प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स पीजेसी। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो है तो नैरो कॉम्प्लेक्स, कोई पीवी भी नहीं आ रही, बट वो बाद में आ रहा है, जहाँ ऐसे नोड को फायर करना चाहिए था वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना और थोड़ा डिलेड कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये क्या है अपना एस्केप जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, एस्केप जंक्शनल बीट। उसके बाद अपन ने देखा ये जंक्शनल बीट अगर रेगुलरली आ रही है, बिल्कुल इक्वल स्पेस इंटरवल्स में आ रही है और ब्रेडिकार्डिया पैटर्न आ रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो ये होगा अपना जंक्शनल रिदम होगी। और यही जंक्शनल रिदम अगर नॉर्मल 60 to 100 के बीच में आती है तो इसको अपन बोलेंगे एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम, बिकॉज जंक्शनल रिदम की जो रेट होती है वो लेस देन 60 होती है। अगर 60 से 100 के बीच में आ रही तो अपनी होगी एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम, और यही रिदम अगर अपने को मोर देन 100 पे देखने को मिल रही है तो ये होगा जंक्शनल टैकीकार्डिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।